चाहते हैं ताउम्र के लिए ना भूले ना कंफ्यूज हो तो सीधा सरस्वती उठा लीजिए और इसी में इनबिल्ट करके आप बार बार बोलोगे वेदों की ओर सरस्वती लौटो। एग्जाम में प्रश्न मिलेगा वेदों की ओर लौटो, आपके दिमाग में अब बार बार सेट हो चुका है वेदों की ओर सरस्वती लौटो, तब यहीं पर आपका सरस्वती से आंसर दयानंद सरस्वती प्रतिपाद्य करेगा। यहां पर आपको प्रश्न में ही एक ऐसा कीवर्ड इनबिल्ट कर दिया जाता है कि जब वो एग्जाम में प्रश्न दिखे तो ये आपका दिमाग उस कीवर्ड के थ्रू खुद ब खुद आंसर हिट करे। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग अपने क्लास अगले में जो क्लास नंबर 17 है जीके जीएस, जो महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं जिसमें जीके जीएस आता है, यह क्लास उसके लिए इंपॉर्टेंट है। सीधा क्लास में चलते हैं। सेक हैंड ग्रिप शब्द किस खेल से संबंधित है? अब बहुत सारे शब्द हैं और वो अलग अलग खेल से संबंधित है। अलग अलग करके याद करने में यही होता है, आज तो याद हो जाता है लेकिन हफ्ते 10 दिन बाद ही कंफ्यूजन होने लगता है। तो जो शब्द जिस खेल से संबंधित है कुछ कीवर्ड उसमें डाल देंगे और बार बार वही बोलेंगे। जैसे अब इसका सही आंसर क्या है? टेबल टेनिस। और टेबल टेनिस ऐसे अगर देखा जाए तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसमें इनबिल्ट करेंगे तो हम लोग अक्सर टेबल टेनिस के लिए क्या बोलते हैं? टीटी उठा लेते हैं और इनबिल्ट करते हैं तो टेबल टेनिस हो जाता है। अब यहाँ से ये उठाएंगे और इसमें क्या बोलोगे? बार बार सेक हैंड टीटी ग्रिप। आपके एग्जाम में प्रश्न क्या मिलता है? सेक हैंड ग्रिप शब्द किस खेल से संबंधित है। लेकिन अब आपके दिमाग में क्या सेट हो चुका है? ये हट चुका है और बार बार आप क्या बोलोगे? सेक हैंड टीटी ग्रिप। और जो आपको ये टीटी एक्स्ट्रा मिलेगा जो दिमाग में चलेगा तो कहीं ना कहीं आपको जब वो ऑप्शन देखेंगे तो टेबल टेनिस के लिए आंसर प्रतिबाद्य करेगा। अब और ढेर सारे टेबल टेनिस से संबंधित जितने भी शब्द हैं यहाँ हमने 2-3 लिख दिया है। कुछ भी आपको जो मिले तो उसमें टीटी लगा दीजिए। अब जैसे कोई ट्रॉफी है, कुछ भी है, किस खेल से? टेबल टेनिस से संबंधित है तो उसी में टीटी जोड़ दीजिए और बार बार वही बोलिए। जैसे पेन होल्ड टीटी ग्रिप, चाइनीज टीटी ग्रिप, हाफ टीटी कोट। अब ये टीटी से आपको आंसर उतना प्रतिबाद्य करेगा कि टेबल टेनिस होगा। अब आपको लगता होगा कि एक के बार में सब ये याद हो जाएगा, जो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप नोट्स बनाएंगे, 4-6 बार रफ में लिखेंगे, आपको जब मेहनत कर लेंगे एक बार याद हो जाएगा, तब ये नहीं भूलेंगे। और बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या है? जॉर्ज लेमैत्रे। अब इसको याद कैसे रखेंगे? कोई भी चीज जिसने कोई थ्योरी दिया है या उसका खोज किया है तो हम लोग अलग से ऐसा नहीं याद करेंगे कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। आंसर है जॉर्ज लेमैत्रे। अब ये हम लोग का ये बिग बैंग जो थ्योरी या सिद्धांत है ये क्या हो चुका है? इसका ये नाम हमेशा है जॉर्ज लेमैत्रे बिग बैंग सिद्धांत। क्या? जॉर्ज लेमैत्रे बिग बैंग सिद्धांत। या चाहे तो आप इसको बीच में भी जोड़ सकते हैं, यहाँ जोड़ सकते हैं, यहाँ कहीं भी, लेकिन एक हमेशा जैसे पैटर्न फॉलो करते हैं तो आप इसको अब हमेशा के लिए क्या बोलोगे? जॉर्ज लेमैत्रे बिग बैंग सिद्धांत। अब जब ऐसा बार बार बोले रहेंगे तो ये देखेंगे तो ये निकलेगा और जब ये देखेंगे तो ये निकलेगा। आशा करते हैं समझ रहे होंगे। अब ये बिग बैंग है क्या? आप लोग पहले बहुत पढ़े होंगे कि ये ब्रह्मांड की परिकल्पना करता है। मतलब एक जो गोलाकार पिंड होता है और उसमें बिग बैंग सिद्धांत के थ्रू उसमें विस्फोट होता है और फिर ब्रह्मांड की हम लोग कल्पना करते हैं। ऐसा कुछ देखे होंगे, सुने होंगे। और उसके बाद ये जो आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा ये किसने इसको प्रतिपादन किया था तो ये याद हो गया। जैसे परमाणु सिद्धांत की खोज या किसने दिया था सिद्धांत? तो जॉन डाल्टन ने दिया था। तो हम लोग क्या बोलते हैं? जॉन डाल्टन परमाणु सिद्धांत। ऐसे सेम ये सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। तो हम लोग क्या बोलोगे? आइंस्टाइन सापेक्षता का सिद्धांत। बस यही बोलना है। अब यहाँ पर आपको ये लगेगा ट्रिक है, क्या है? ऐसा कुछ नहीं, बस जो आप अलग अलग करते हो मैं साथ में या मिक्स कर देता हूँ बस। और इसका जो आपको फायदा मिलता है बहुत आगे तक मिलता है। प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? अब जैसे कोई मस्जिद है, मंदिर है, इससे रिलेटेड या ये जो इतिहास की है इसकी 2 प्रश्न बनेगा। एक ये है कहाँ और दूसरा इसका निर्माण किसने कराया था। तो इसको जामा मस्जिद को हम लोग पहले क्या पढ़ चुके हैं? जामल्ली मस्जिद पढ़ चुके हैं। और लल्ली से आंसर निकला था क्या? ये दिल्ली में है। तो एक ये हो गया। अब इसका निर्माण किसने कराया था? तो आंसर निकल रहा है शाहजहां ने निर्माण कराया था। तो
अब देखिए ये जामल्ली मस्जिद था, तो अब यहाँ पर हम लोग शाह उठा लेंगे और इसको इसी में इनबिल्ट करके ये जामा मस्जिद अब नहीं रहा, क्या हो गया, जामल्ली शाह मस्जिद। क्या, जामल्ली शाह मस्जिद। और जिनको ये ट्रिक ऐसा या ऐसा कुछ पैटर्न ना अच्छा लगता, वो अलग अलग से क्या बोलोगे, जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया, शाहजहां द्वारा। और ये है कहाँ, दिल्ली में। ऐसा कर सकते हो, लेकिन आंसर बांधना चाहते हो कि ना भूले ना कंफ्यूज हो, तो आप ये बोल सकते हो, और यही हमें लगता है ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ पर जहांगीर और शाहजहां के लिए कन्फ्यूजन होगा, तो इसलिए आप कभी भी यहाँ जहां वर्ड नहीं कहीं इनबिल्ट करोगे, नहीं तो जहांगीर और शाहजहां में कंफ्यूजन होगा। इसलिए शाहजहां के लिए शाह और जहांगीर के लिए ये गिर उठाने की कोशिश किया जाएगा। और इसका अन्य नाम क्या है, मस्जिद ए जहानुमा। क्या, मस्जिद ये जहानुमा जामा मस्जिद का नाम है, तो आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, मस्जिद ये जहां, और यही उठाई के नुमा कर सकते हैं। आशा कर रहे हैं समझ रहे होंगे। अब जैसे ताजमहल का निर्माण किसने कराया था, शाहजहां ने, और शाहजहां और जहांगीर में कंफ्यूजन होता है, तो आप चाहो तो ताजशाह महल कर सकते हो। जिनको कंफ्यूजन है वो करेंगे, और जिनको नहीं कंफ्यूजन है वो ताजमहल का निर्माण ऐसे सही कर। अब दिल्ली का लाल किसने निर्माण कराया था, शाहजहां ने, तो दिल्ली का लाल शाह किला। और हर एक जगह शाह से आपका आंसर प्रतिबाध्य कर रहा है कि शाहजहां ही होगा। अब वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, वैसे जब ये एग्जाम में प्रश्न आया रहा होगा तो उसका ये सही आंसर रहा होगा 545। ऐसा क्यों, क्योंकि पहले क्या होता था, ये लोकसभा में इतने 543 + 2 लिखा जाता था। क्यों लिखा जाता था, क्योंकि दो ये जो राष्ट्रपति जी होते थे, आंग्ला भारतीय समुदाय के दो लोगों को क्या करते थे, मनोनीत करते थे, जो कि अब इसको हटा दिया गया है, मनोनीत की वाली प्रक्रिया। अब सिर्फ इतनी टोटल सीटें बची हुई है, अर्थात ये आंसर क्या निकलेगा, 543 सीटें। पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है, तो ये आपका आंसर सही है, भास्कराचार्य। अब चाहें तो अलग अलग करें, और चाहें तो जो अपन बेस्ट वाला तरीका है, आप इस पुस्तक का नया नाम ही क्या घुमा कर बोलोगे, जिसमें पुस्तक और उसके रचयिता भी निकलेंगे, लीला भास्करावती। लीलावती, लीला भास्करावती, और भास्करा से आपका आंसर भास्कराचार्य हो जाएगा। और एक बार में ये ना आई, क्या करना पड़ेगा, जो हम बार बार बताते हैं। अब जैसे यहाँ पर और 2-3 पुस्तक लिया गया है, इसके जो है ये मुल्क राज आनंद जी का इंपॉर्टेंट बुक है, तो यहाँ याद करेंगे। जैसे कुली है और कन्फेशनस ऑफ ए लवर और द डेथ ऑफ ए हीरो का किसने, सब इस तीनों का कौन है राइटर, मुल्क राज आनंद है। तो यहाँ पर हम सभी लोग मुल्क राज उठा लेंगे और बार बार क्या बोलोगे, कुली मुल्क राज पुस्तक ये करोगे, और कन्फेशनस ऑफ ये मुल्क राज लवर, और द डेथ ऑफ ए मुल्क राज हीरो। और ये अब जब बार बार ऐसा बोले रहोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये आपका मुल्क राज आनंद आंसर निकल कर आएगा। किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी, तो इसका सही आंसर क्या है, अकबर ने लागू किया था। अब देखिए अलग से करना है और हम कहते हैं मिक्स करके करना है। अब जैसे मनसबदारी व्यवस्था किसने लागू किया था, तो यही पूछा जाएगा, अकबर ने किया था। तो आप चाहो तो अलग अलग, नहीं तो करना क्या है, मनसबदारी अकबर व्यवस्था लागू की थी, या मनसबदारी अकबर व्यवस्था किसने किया था, ऐसा भी बोल सकते हो। तो ये जो साथ में जिससे कि जुड़ा रहे, ना भूले। और मुगल काल में ये प्रचलित क्या है, एक प्रशासनिक एवं सैन्य प्रणाली है। और मनसबदारी, जो मनसब शब्द है अरबी शब्द है, इसका अर्थ होता है पद या रैंक, मतलब कि वो पद के अंतर्गत कितने क्या आएंगे सैनिक, उनको कितना डील करना रहेगा या क्या रहेगा, इस सब से संबंधित है। निम्न में से किस महाद्वीप को ओसेनिया के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब देखिए एक हम लोग क्या, श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है, ये पढ़े थे ना बहुत पहले क्लास में, अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। तो हम लोग क्या किए हैं, इसको बोलते ही क्या है, अंटार्क श्वेतटिका महाद्वीप, अर्थात किसको, अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इस महाद्वीप पर पूरा बर्फ ही बर्फ से ढका हुआ है। अब इसको कैसे याद करेंगे, अब ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करके याद कर सकते हैं। निम्न में से पंचायत और निगम चुनाव का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है। अब ये इससे संबंधित हम लोग एग्जाम में प्रश्न देखे हुए हैं क्लास में, तो कहीं ना कहीं आपको ये देखेंगे, राज्य की बात की जा रही है, राज्य के अंतर्गत आने वाली है, तो ये राज्य चुनाव आयोग करवाता है। और यमुना नदी में गंगा से मिलती है, यमुना नदी
मतलब गंगा से कहाँ मिलती है, तो इसको तो बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप सभी को पता है। इलाहाबाद, ये जो नया नाम प्रयागराज है, वहीं पर संगम है और ये गंगा नदी है ऐसे, और ये यमुना नदी आके यहाँ पर प्रयागराज में दाएं तट से मिलती है। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी क्या है, सहायक नदी है। प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा में दाएं तट पर मिलती है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। और इसका उद्गम क्या है, अब जैसे यमुना नदी को तो सबको पता है यमुनोत्री से ही निकलती है, कहाँ, उत्तराखंड से, लेकिन कभी कभी ये भी ऑप्शन आ जाता है बंदरपूछ चोटी से, तो ये आप सभी ध्यान रखेंगे। और संविधान में उल्लिखित बजट को कहा जाता है, आप देखेंगे संविधान में बजट का ऐसा कोई शब्द नहीं लिखा गया है, जो ये बोलचाल की भाषा में बजट है, और ये संविधान में उसको क्या लिखा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक, तो क्या है ये अनुच्छेद 112 में क्या बजट जिसको बोलते हैं उसको बताया क्या गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। ये जबकि संविधान में ऐसा शब्द नहीं है। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं कि जैसे 1 को 2, मतलब जो बजट है, पैसा है, आवंटन किया जाता है, कोई योजना है, उसका लाभ सब किसको मिलना चाहिए, 1 को 2, मतलब सभी को 2, अर्थात 1 मतलब 112 आर्टिकल हो जाएगा। गंगा में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या किन किन क्षेत्रों, मतलब नंबर 1 किन किन क्षेत्रों के बीच बहती है, तो आप सभी को पता ही होगा इलाहाबाद से लेकर हल्दिया का जो है मार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग गंगा नदी और कौन कौन से नदी में है, भागीरथी और हुगली नदी तंत्र में ये ऐसे बन के चलती है। ये जो आपका राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट है। और इसके थ्रू, इसके रास्ते में कौन कौन बड़े शहर आते हैं यहाँ देख लेंगे, इलाहाबाद, वाराणसी, बक्सर, आरा, पटना, भागलपुर, फरक्का और कोलकाता, फिर लास्ट में हल्दिया। इसीलिए इसको क्या, इलाहाबाद टू हल्दिया, शुरू वाला और लास्ट वाला। बीच में और भी ये सिटी आ सकते हैं, क्योंकि जो छोटा बड़ा है कुछ बहुत सारे आएंगे, तो जो बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है वो लिखा गया है। तो यहाँ से आप लोग ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी नदी एक अंतरराष्ट्रीय नदी नहीं है। अब जैसे ये सिंधु नदी, तो इस सिंधु नदी का आप सभी लोग याद भी किए होंगे, इसका उद्गम कहाँ है, तिब्बत के मानसरोवर से। तो तिब्बत कहाँ है, चीन में मान लीजिए चले जाएंगे, तो ये जब चीन की बात आ गई तो क्या हो गया, ये अंतरराष्ट्रीय नदी हो गया। लेकिन महानदी का क्या है, उद्गम सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से, ऐसा कुछ है ना, सिहावा पर्वत श्रेणी छत्तीसगढ़ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में ही जाकर मिल जाती है। तो ये किस बात कहाँ की होगी, भारत की ही हुई, तो अर्थात ये अंतरराष्ट्रीय नहीं हुई। तो इसके प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर ये महानदी होगी। और ये गंगा नदी, इसका भी तो उद्गम गंगोत्री और उसके बाद उत्तराखंड में ही है, लेकिन आप ये जब भारत से यहाँ बाहर निकलती है तो बांग्लादेश में भी आगे ऐसे चला जाती है, और अगर बांग्लादेश में गई तो ये अंतरराष्ट्रीय हो गई ना। और ये ब्रह्मपुत्र, सेम यही कंडीशन यहाँ भी है, उसी के आसपास से सिंधु नदी इधर ऐसे चलती है और यहाँ से मान लीजिए ये ब्रह्मपुत्र ऐसे आ जाती है। तो आशा करते हैं ये आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर है अमेरिका की खोज किसने की थी, तो इसका सही आंसर क्या है, क्रिस्टोफर कोलंबस। अब इस प्रश्न से रिलेटेड दो बनते हैं, एक अमेरिका की खोज किसने किया था और एक भारत की खोज किसने किया था। अब जैसे अमेरिका की खोज किसने किया था, क्रिस्टोफर कोलंबस ने, और कब किया था, 1492 में किया था। भारत की खोज किसने किया था, वास्को डिगामा ने किया था। अब ये दो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो अब देखिए, अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत का किया था कि अमेरिका का, ऐसा बन सकता है, और वैसे बनने का नहीं। तो अगर ऐसा कुछ है तो इसमें अमेरिका जोड़ दीजिए, इसमें बाहर या भारत जोड़ दीजिए, ऐसा कर सकते हैं, ठीक। और जो भारत की खोज किए थे किसने किया था, वास्को डिगामा ने, पुर्तगाल से निकले थे और भारत के समुद्री मार्ग होते हुए भारत के कहाँ पर, केरल के कोझिकोड जिला में कालीकट तट पर पहुंचे थे। कब, 1498 में। और यहाँ थोड़ा समझ लीजिए, ये अमेरिका और भारत ऐसा कोई वो नहीं था कि उसका खोज आविष्कार किए थे, मतलब ये समुद्री मार्ग की खोज किए थे वहां से। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है, तो ये सही आंसर क्या है, बेरिंग जल संधि। और अगर चाहते हैं इसमें इनबिल्ट करना तो ये बेरिंग ऐसे इनबिल्ट कर सकते हैं, किसके जगह, बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है, बार बार यही बोलेंगे। और बेरिंग जल संधि किसको किसको जोड़ती है, जो आर्कटिक महासागर को और
प्रशांत महासागर के जो बेरिंग सागर से इस दोनों को ये आपस में जोड़ती है। अब वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर क्या है? दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। अब देखिए, वेद मतलब वेद, विद्या, वीणा, ऐसा कुछ समझ सकते हैं। और वीणा किसके हाथ में? सरस्वती जी के ही हाथ में। तो ऐसे याद रखेंगे और यहाँ पर इनबिल्ट करके भी आप बोलोगे वेदों की ओर सरस्वती जी ऐसा कह रही हैं, लौटो, वेदों की ओर सरस्वती लौटो। और जब ये सरस्वती रहेगा आंसर प्रतिपाद्य करेगा कि दयानंद सरस्वती। अब आप ऐसा तरीका फॉलो करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये याद करने में बहुत आसानी मिलेगी। अब जैसे आईने अकबरी किसने लिखा था? अबुल फजल ने। तो यहाँ से अबुल उठाए के ये आप इस नया नाम क्या बोलोगे? आईने अबुल अकबरी, ये पुस्तक का नाम हो गया। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने। तो यहाँ भी अबुल उठाए के अकबर अमुल नामा बोलोगे और बार बार यही बोलोगे। तो आशा करते हैं ना भूलबो ना कन्फ्यूज होगे। और ये आप सभी के लिए सुविधा के लिए नंबर दिया गया है। कोई क्लास कोर्स संबंधित यहाँ पर आप या कोई डाउट्स है करियर संबंधित कुछ भी आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए जिससे क्लासेस रेगुलर हो थोड़ी। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए जिससे कोई भी क्लास जो आए आपका मिस ना हो और लोगों को अधिक से अधिक जोड़ें। और ये आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से जुड़ जाइए। यहीं पर क्विज, पीडीएफ, लिंक, क्विज सब मिलते रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।